Hey, hello my dear CA final students, welcome to the channel. So as you know कि हम कर रहे थे आपका वन शॉट रिवीजन ऑफ बैंक ऑडिट, उसी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. नाउ फॉर द पार्ट 2 यू मे रेफर दिस वीडियो. वी हैव ऑलरेडी डन till your internal controls on these very functions. Now you have to come to the page number 14.20 of your module. कंप्लायंस विद CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट्स. देखिए CRR और SLR के रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन से बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है और किस लेवल पे एप्लीकेबल है. तो सबसे पहली बात, CRR होता क्या है? CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स. याद क्या रखना है आपको? टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम फ्रैक्शन जो कस्टमर आपके बैंक के पास डिपॉजिट करके जाते हैं ना, कमर्शियल बैंक के पास, उस बैंक को उसका एक मिनिमम फ्रैक्शन किसके पास में रखना पड़ता है? या तो कैश में अपने पास में रख दे या सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवा दे. क्या बोला मैंने? जो डिपॉजिट्स आपके टोटल डिपॉजिट्स यानी कि सेविंग, रेकरिंग, जो भी सारे डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारे डिपॉजिट जो कस्टमर ने बैंक के पास करवाए, बैंक क्या करेगा? उसका एक मिनिमम हिस्सा कहाँ पे रखेगा? या तो अपने पास में कैश के तौर पे रखेगा या सेंट्रल बैंक को जमा करवा देगा. ओके, नाउ CRR के बारे में, RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू द इवॉल्विंग लिक्विडिटी सिचुएशन. और रेट कौन डिसाइड करेगा? आपका RBI. ओके, ऑडिटर को क्या करना है? हमें तो बस ये चेक करना है कि RBI ने इस बार कौन सा रेट दिया था और क्या बैंक का CRR उतने के हिसाब से बनाए. नाउ SLR रिक्वायरमेंट्स. व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये रिक्वायरमेंट है जो किस पे लगती है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर लगेगी. ये उनको क्या करना पड़ता है? उनको लिक्विड एसेट्स यानी जो जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास में कुछ रिजर्व रखना पड़ता है. ठीक है, तो ये रिजर्व रखना पड़ता है बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर. तो इसके अंदर आपके RBI ने कुछ रिक्वायरमेंट डाली है इन्हीं बैंक्स पे कि क्या करना है. एक तो आपके RBI की रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स ऑफ द बैंक. हमने देखा था ना, बैंक के जॉइंट ऑडिटर्स हो सकते हैं कई सारे, तो उनमें से जो सेंट्रल ऑडिटर है उसको क्या करना है? उसको चेक करना है कि बैंक SLR की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है. अब क्या मैम रोज चेक करना है? नहीं, डिफरेंट मंथ की 12 ऑड डेट्स निकालनी है आपको, और उसके अंदर कोई भी डेट जो है वो फ्राइडे पे नहीं पड़नी चाहिए. कब चेक करने आना है ऑडिटर तुम्हें? डिफरेंट मंथ्स की 12 ऑड डेट्स निकाल लेना, और कोई भी डेट फ्राइडे नहीं होना चाहिए, और तब जाके आप चेक कर सकते हो कि बैंक SLR की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर सडन इंक्रीज हो जाए डिमांड फॉर अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिटर, बैंक में बहुत सारे लोग पैसा जमा करवाने गए, सबके सब एक साथ ही निकालने आ जाए, तो बैंक उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे फॉलो करेगा और अपनी इमेज को कैसे मेंटेन करेगा. इस वजह से SLR की रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है. अब इसमें बताया है कि ऑडिटर का क्या अप्रोच रहेगा, तो देख लीजिए ऑडिटर को क्या क्या करना है. ऑडिटर को लेना है अंडरस्टैंडिंग कि भाई RBI ने इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला है. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आएगी वो. फिर ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर से रिक्वेस्ट करना है. ऑडिटर कौन? सेंट्रल ऑडिटर कर रहा था ना चेक, तो उसको ब्रांच ऑडिटर से रिक्वेस्ट करना है कि ब्रांच के वीकली ट्रायल बैलेंस जो है, टू सेंड देयर वीकली ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे. उसके बाद में फ्राइडे को वो हेड ऑफिस में उन्हें कंसोलिडेट करेगा. जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है उसको रिक्वायरमेंट चेक करनी है SLR की पूरी हो रही है नहीं हो रही. वो क्या करेगा? ब्रांच ऑडिटर से रिक्वेस्ट करेगा कि फ्राइडे को आप हमें भेजिए वीकली ट्रायल बैलेंस, जिसको हम हेड ऑफिस के साथ कंसोलिडेट करेंगे. उसके बाद में DTL की पोजीशन क्या है वो डिटरमाइन करेंगे, और ये भी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर जो है रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच ऑडिटर से कि करेक्ट हो ट्रायल बैलेंस, वो ये इंश्योर करके भेजे. ठीक है, और उसके अलावा ब्रांच ऑडिटर को ये भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो कैश बैलेंस जो ब्रांच में रखा है उसको चेक करता रहे. टेस्ट बेसिस पे कंसोलिडेशन चेक करना है DTL पोजीशन का आपको. किसको? ऑडिटर को. ठीक है, उसके अलावा आपको लिख के दिया है दैट जब आप DTL की कंप्यूटेशन करते हैं उस दौरान आपको वो चीजें जो RBI ने एक्सक्लूड करने को कहा है, स्पेशली उसको एग्जामिन करना है क्या वाकई में वो चीजें एक्सक्लूड की गई है या नहीं की गई. ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करने को कहा है यानी कि आपको इंक्लूड नहीं करनी है. दैट इज
paid up capital, reserve, credit balance in P&L, amount of loan taken from RBI and amount of refinance taken from Exim Bank, NHB, SIDBI and NABARD. ठीक है, ये सब आपको आइटम्स एक्सक्लूड करनी है। उसके अलावा पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स, जो पहले बैड हो गई थी, जिनको हमने पहले बैड डेट्स मान लिया था, उसकी रिकवरी हो गई, वो भी आपको नहीं इंक्लूड करनी। अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इम्पोर्ट बिल्स, वो भी आपको नहीं इंक्लूड करने। अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस लाइंग इन लिंक ब्रांच फॉर एजेंसी बिजनेस, डिविडेंड वारंट्स, इंटरेस्ट वारंट्स, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये सब इंक्लूड नहीं करना। और मार्जिन जो रखा है वो भी आपको इंक्लूड नहीं करना। चार चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं करनी। क्या क्या थी? बैड डाउटफुल डेट्स की रिकवरी, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स, यहाँ पे इंडियन वर्ड पे फोकस कीजिएगा, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स लाइंग इन द लिंक ब्रांचेस और मार्जिन हेल्ड। देखा जाए तो बैड डेट्स की रिकवरी, इंडियन करेंसी में अमाउंट और आपका बैलेंसेस, उसके अलावा मार्जिन, ये चार चीजें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आरबीआई ने कहा कि आपको स्पेसिफिकली इंक्लूड करनी ही करनी है। वो कौन कौन है? ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है तो इंक्लूड कर लेना, और बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड बाय बैंक इन इंडिया, इंडियन बैंक ने कुछ बाहर अब्रोड से कुछ बोरोइंग की है तो वो भी कर लेना। एडवर्स बैलेंस इन नोस्ट्रो मिरर नीड्स टू बी कंसीडर्ड एज लायबिलिटी टू अदर, तो नोस्ट्रो में जो भी बैलेंस है उस हिसाब से उसको भी कर लेना। रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो नीड्स टू बी स्क्रूटनाइज्ड केयरफुली। ठीक है, एक चीज तो हो गई नेट क्रेडिट बैलेंस, बोरोइंग्स और नोस्ट्रो के बारे में। उसके अलावा आपको क्या करना है? बीइंग एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि कंसोलिडेशंस जो है उसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रही है ना, सब ब्रांचेस के बारे में। आपको ये चेक करना है कि भले ही इवन दो इंटरेस्ट एक्रूज डेली, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। हो सकता है रोज ही इंटरेस्ट दिया जाता हो, अक्रू किया जाता हो, लेकिन आपको बुक्स में कब लिखना है? पीरियोडिकल इंटरवल्स के बाद लिखना है। और आपको ये भी एग्जामिन करना है दैट इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स इज इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो इंटरेस्ट जो अभी बुक्स में लिखा नहीं है बट अक्रू हो चुका है, उसको डीटीएल की कैलकुलेशन के दौरान हमें लेना होता है। फिर लिखा है कि सेंट्रल लेवल के ऑडिटर को और क्या करना है? ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करना है कि जो कंसोलिडेशन किया गया है बैंक और ब्रांच का वो सही है, और शुड एजुकेटली डिस्क्राइब द सेम इन द रिपोर्ट। जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसमें सारी बातें लिखेगा और रिपोर्टिंग करते वक्त बताएगा कि ऐसा रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही है। अनऑडिटेड ब्रांचेस कौन सी रह गई, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर उसने ब्रांच वाले ऑडिटर की बातों पे विश्वास किया है ओपिनियन देते वक्त, और सीआरआर और एसएलआर रिपोर्टिंग्स के बारे में क्या प्रोसीजर्स थे। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था सीआरआर और एसएलआर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपने बेसिकली क्या देखा कि डीटीएल यानी कि आपके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पोजीशन को डिटरमाइन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या एक्सक्लूड करनी है, सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को कौन चेक करता है, कब चेक करता है, ऐसा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखिए बैंक के लिए एसेट्स क्या हो सकती है, जो आपके लिए एसेट्स ऑब्वियसली वो तो बैंक के लिए एसेट्स नहीं होगी। बैंक की एसेट्स क्या होगी? कैश, बैंक के खुद के बैलेंस जो आरबीआई के पास रखे हैं, बैंक के खुद के बैलेंस जो दूसरे बैंक के पास रखे हैं, और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अगर बैंक से कोई ले गया है तो इनके बारे में बताया है कि ऑडिटर की क्या अप्रोच रहेगी कैश को लेके, ऑडिटर की क्या अप्रोच रहेगी बैलेंसेस को लेके। पहले कैश की, तो ऑडिटर को पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कैश का, फॉरेन करेंसी है तो उसका भी, एटीएम में कैश रखा है तो उसका भी, कैश डिपॉजिट मशीन में है तो उसका भी। और कब करना अच्छा रहेगा? बैलेंस शीट डेट के नजदीक जाके ये करना सही रहेगा। ठीक है, कैश के बारे में पहला काम क्या है? जहां जहां पे उसको चेक कर लो। दूसरा पॉइंट, आपको फिजिकली वेरीफाई करना है कि जो बैलेंस कैश रजिस्टर दिखा रहा है वो और जो बैलेंस सीबीएस दिखा रहा है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद
कैश से रिलेटेड दो ही पॉइंट हुए ना, क्या क्या, एक जहां जहां पे पड़ा है वो देख लो, और एक ये देख लो कि जो रखा है वो और जो रजिस्टर में है वो और जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में है वो सब मैच करना चाहिए। फिर आपको बैलेंस विद आरबीआई के बारे में बात करनी थी, तो वेरीफाई कीजिए लेजर बैलेंसेस इन ईच अकाउंट, बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तीन चीजों को वेरीफाई करो। किस किस को? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और लेजर बैलेंसेस को। रिव्यू कीजिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को, जिसके अंदर स्पेशल ध्यान रखना कि कैश ट्रांजैक्शन रिमेनिंग अनरिस्पोंडेड, रेवेन्यू आइटम जिनकी वजह से कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ी, राइट ऑफ करना पड़ा, या कोई क्रेडिट या डेबिट एंट्रीज हुई जो आरबीआई ने अनरिस्पोंडेड रखी, प्रोवाइडेड बाय आरबीआई रिमेनिंग अनरिस्पोंडेड फॉर मोर देन 15 डेज। आरबीआई ने ऐसी कोई एंट्रीज की थी जो अभी तक 15 दिन हो गए उनको रिस्पॉन्स नहीं किया गया। बैलेंसेस विद आरबीआई में 3-4 चीजें हैं, देखा जाए तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात की गई, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अलावा लेजर बैलेंसेस, बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर बात की गई जो कैश ट्रांजैक्शन है अनरिस्पोंडेड रह गई, फिर आरबीआई को कोई क्रेडिट डेबिट एंट्रीज के बारे में हुआ था वो भी अनरिस्पोंडेड रह गई मोर देन 15 डेज, रेवेन्यू आइटम जिनके अंदर एडजस्टमेंट की गई वो। उसके बाद अदर बैंक्स के बाद में अदर बैंक्स के साथ में आपका कोई बैलेंस है तो अदर बैंक यानी आरबीआई से अलग हो गए, तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अबव आपको वो भी उनके ऊपर पर्टिकुलर अटेंशन देनी है ऑडिटर। तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है कि नो डेबिट और नो डेबिट फॉर द चार्जेस और क्रेडिट फॉर द इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई भी चार्जेस बाकी ना रहे हो कटने, कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट होना बाकी ना रहा हो। हर आइटम को रेवेन्यू में अगर लेने की जरूरत है तो ले लिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नो चेक सेंट और रिसीव्ड इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बाकी ना रहे, अगर कोई चेक क्लियरिंग के लिए गया तो हर बिल और आउटस्टैंडिंग चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज द क्लोजिंग डेट क्रेडिटेड, क्लोजिंग डेट के आसपास कुछ भी बकाया ना रहे। ये बात है कि दूसरे बैंक के साथ हमारे जो भी बैलेंसेस थे उसमें कोई चेक क्लियर होना है उसका बैलेंस सेटल करो, कोई बिल है उसका बैलेंस सेटल करो, ये बातें कही है। इंटर बैंक की कोई लार्ज ट्रांजेक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि आरबीआई के अलावा दूसरे बैंक आपस में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है तो नो ट्रांजेक्शन हैव बीन पुट थ्रू फॉर विंडो ड्रेसिंग, कुछ भी केवल दिखाने के लिए ना किया गया हो, विंडो ड्रेसिंग के लिए, धोखा देने के लिए इंटर बैंक की ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई हो। एकदम ही कॉमन पॉइंट्स है, कोई ट्रिक नहीं दूंगी लर्न करने की, इनके ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इंटर बैंक की बात हो रही है ना, तो क्लियरिंग में चेक क्लियर हो जाए, बिल क्लियर हो जाए, आपस में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन धोखा देने के लिए की गई हो तो वो नहीं हो। फिर आपका है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसमें आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहले तो अगर आपसे कोई मनी एट कॉल लेने भी आता है दूसरा बैंक तो भाई अथॉरिटी का डिसीजन मायने रखना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लेंडिंग ऑफ मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए, जो गाइडलाइंस दी गई है हेड ऑफिस ने, आपके जो हेड ऑफिस ने गाइडलाइंस दी है ना आपकी ब्रांच को, या फिर आपकी ऊपर कोई ब्रांच है उसने जो गाइडलाइंस दी है उनकी बात माननी पड़ेगी। लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लिमिट में आप एक वो कर सकते हैं, इंटर बैंक कॉल मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कॉल लोन शुड बी वेरीफाइड, कॉल लोन्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ बोरोअर्स से, कॉल लोन्स की रिसिप्ट से जो बैंक के पास है, और चेक करो कि एग्रीगेट बैलेंस कंप्राइजिंग द आइटम शोन इन रिलेवेंट रजिस्टर, जो रजिस्टर में दिख रहा है क्या वो लेजर में भी वैसा ही दिख रहा है, ये चेक करो। और उसके बाद में सब्सिक्वेंट रीपेमेंट्स आ रही होगी ना, वो मनी जो आपने दी थी उसकी रीपेमेंट्स आ रही होगी, वो वेरीफाई करो क्या वो सही एड में लिखी जा रही है। उसके अलावा अगर आपने कुछ दिया, उसी बैंक ने आपसे कुछ लिया तो नेटेड ऑफ है तो ये चेक कर लो, इंटरेस्ट को प्रॉपरली लिया दिया गया, इंटरेस्ट को प्रॉपरली अक्रू करके लिखा गया, और ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी है उसको भी अच्छे से लिखा गया। तो कॉल मनी से रिलेटेड क्या क्या बातें आ गई कि अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन माननी है हेड ऑफिस की, आपके एग्रीगेट बैलेंस जो रजिस्टर में दिख रहा है और जो लेजर में दिख रहा है वो सही हो, आगे रीपे करने आएंगे तो वो सही हो, इंटरेस्ट सही हो, और ईयर एंडिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सही हो, ठीक है। ये चारों बातें थी बैंक की एसेट्स, एसेट नंबर 1 जिसके अंदर आपके थे कैश, बैंक बैलेंस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के बारे में। उसके बाद में हमारे सामने आ जाती है इन्वेस्टमेंट्स, ओके। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया है कि किस तरीके के प्रोसीजर्स फॉलो करने, चलिए देखते हैं।
इन्वेस्टमेंट के केस में ऑडिटर का क्या काम रहेगा, तो सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें ज्यादा कुछ लर्न करने लायक नहीं है, बस इतना है कि इन्वेस्टमेंट के केस में बैंक का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करना है, रिव्यू करना है कि पॉलिसी जो है वो सब तरीके से सही है आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से, और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, आपको ये चेक करना है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, हर किसी को अलग अलग काम बांटा गया होना चाहिए बैंक स्टाफ के अंदर। ऐसा नहीं हो कि जो एक ही इंसान है वही सब कुछ कर रहा है, वो नहीं हो। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन को चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिसिप्ट जो है वो इश्यूज और सब चीज़ों के साथ जो है रिकनसाइल होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि क्या हमने अथॉरिटी से इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है, क्या हमारे पास में ओनरशिप का राइट है, डिस्पोजल करने का राइट भी है, बैंक ने उस हर चीज को कंप्लाई किया है और वेरीफाई की गई ये चीजें, ठीक है। एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू ब्रोकर्स कॉन्ट्रैक्ट नोट, बिल ऑफ कॉस्ट रिसिप्ट और अदर सिमिलर एविडेंस। देन अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, तो इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स होती है, अगर आपके पास में है तो आप फिजिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कब वेरीफाई करना सही रहेगा, बैलेंस शीट डेट के बिल्कुल पास में वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर वेरीफाई करना क्या है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड विद पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई कस्टडियन एंड डिपॉजिटरी विद स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये वाली इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर लेना। और अगर बीआर इशू किया है अदर बैंक ने ऑन हैंड विद बैंक एट द ईयर एंड, तो ऑडिटर को ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि कंफर्मेशन ऑफ काउंटर पार्टी बैंक अबाउट द बीआरस, ठीक है। ये आपके बहुत ये मान लीजिए ये बैंक की टर्म्स में बहुत ज्यादा डीप बातें दी गई है ना, जिसमें ऑडिटर को क्या जानना है ये अगर मैं बताऊं तो क्या काम के पॉइंट है, सीधा सीधा वो बात करते हैं। इंटरनल कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, रिकॉन्सिलिएशन का एग्जामिनेशन करना है डॉक्यूमेंट का, फिजिकली वेरीफाई करना है, क्लासिफिकेशन और शिफ्टिंग के बारे में चेकिंग करनी है कि क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैंक ने 3 कैटेगरीज में बांटा है, HTM, HFT और AFS में, ठीक है। फिर क्या उसने शिफ्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टू मैच्योरिटी जो है वो ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट जो सेल के लिए अवेलेबल है या जिसको हेल्ड टू मैच्योरिटी एक दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेके कर रहे हैं। फिर वैल्यूएशन किस तरीके से किया गया है, क्या वो सही है, मेथड जो फॉलो किया था वो अप्रोप्रिएट है क्या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको दे रखा है कि ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं आप, उसी में किया है क्या, आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो की थी क्या, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट हो गई तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से उसको ट्रीट किया क्या, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसको प्रॉपर्ली अकाउंट किया क्या, हर चीज का डिस्क्लोजर दिया क्या, अगर आपने मेथड चेंज किया वैल्यूएशन का तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसको अकाउंट प्रॉपर्ली किया, टीडीएस का प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है, और डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं किसी और के बिहाफ में तो प्रायर अप्रूवल है क्या ऐसा करने का, बैंक इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटीज फेयरली लिखी जा रही है बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं, बैंक ने अनडिस्क्लोज तो नहीं छोड़ दी कोई लायबिलिटी, ये चेक कर लो। तो ये चीजें याद नहीं रख सकते हम चाह के भी नहीं याद रख सकते और ना ही मैं चाहती हूँ कि आपको मैं कोई निमोनिक्स दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की ना, देखो सीधा सीधा देखो ऊपर से हम शुरू हुए थे कहाँ से, इंटरनल कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यूएशन के अंदर आपका कई चीजें आ गई, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई, जितने पॉइंट याद रखे उतने लिखाओ, ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से पॉइंट कवर कर सकते हैं। अब जैसे हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, हेल्ड टू सेल, इन सब में मतलब सॉरी हेल्ड फॉर सेल एंड हेल्ड टू मेच्योरिटी, इनमें ऐसा कोई चेंजेस हो रहा है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ऑथराइज किया है नहीं किया, ये सारी नॉर्मल बातें हैं। तो अभी तक आपने दूसरा हेडिंग अंडर एसेट देखा इन्वेस्टमेंट, नाउ इट्स अबाउट एडवांसेस। तो एडवांसेस के बारे में किस तरीके से ऑडिटर को ध्यान रखना है वो देख लीजिए। उससे पहले लिखा है ऑडिटर इज
primarily concerned with obtaining evidence about the following while carrying out audit of advances. Advances की audit करते वक्त auditor की इच्छा रहती है कि मैं इन चीजों से related सबूत इकट्ठे कर लूं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है एडवांस के तौर पे आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, और जो अमाउंट ड्यू टू द बैंक है उसके रिस्पेक्ट में भी मुझे सबूत चाहिए। ड्यू टू द बैंक अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई एडवांस ना लिखा गया हो, अनरिकॉर्डेड रह गया हो, वो भी चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन कैसे किया गया, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या आपने कौन सा फॉर्मूला, क्या चीजें लगाई उसके वैल्यूएशन में, ये चाहिए। हर एडवांस को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, क्लासिफाई और डिस्क्राइब किया गया है एज पर रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ये चाहिए। और आपने प्रोविजन बनाए या नहीं बनाए एज पर आरबीआई। बीइंग एन ऑडिटर मुझे ये सब पता लगाना है। लगा लेंगे पता। आपको क्या क्या प्रोसीजर करने हैं सीधा दे रखा है। पहला काम तो हम यही करते हैं, इन्वेस्टमेंट था तो भी हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे थे, एडवांस है तो भी हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल चेक करते वक्त आप क्या देखेंगे, एग्जामिन एरिया ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, वेरीफाई कि लेट डाउन प्रोसीजर्स जो है क्रेडिट अप्रेजल से रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या आ रहा हो, लोन एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल, ऑब्टेनिंग सेटिस्फेक्शन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोअर्स आर फॉलोड। एडवांस अगर बैंक जो है वो किसी को दे रहा है, एक बैंक के लिए तो एसेट है ना, थोड़े टाइम में पैसा वापस आ जाएगा, तो अगर वो देता है तो प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग चेक करके देता है, बोरोअर की क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग देता है। एडवांसेस जो है वो जिस अथॉरिटी को काम दिया गया है वही सैंक्शन कर रही है। हमेशा सारी तरीके के नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट्स जो है वो सैंक्शन से पहले एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही लोन का पैसा डिस्बर्स किया जा रहा है, ऐसा कंप्लायंस की जा रही है। किससे? स्टिपुलेटेड टर्म्स ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से ही लोन दिया जा रहा है। एग्जामिन करना है आपको कि सिक्योरिटी अगर कोई रखी जा रही है उस एडवांस के अगेंस्ट तो उसका वैल्यूएशन, उसका रजिस्ट्रेशन, वो किसके नाम पे है, ये सब। और आपको चेक करना है वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, जिस अमाउंट में हमने लिखा है वो वैलिड है। ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट्स, लुक फॉर एडवर्स फीचर्स। भाई कई बार ऐसे हो जाता है कि अनऑथराइज्ड ओवर ड्रॉइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, हमने किसी को एडवांस दे रखा तो ये पता लगा लो। आप किसी को रिन्यू करके दे रहे हो तो पता लगा लो। आप ड्राइंग पावर को कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी ऑडिटर का ध्यान जाना चाहिए इस पे। और बैंक की लोन पॉलिसी आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉलो करनी पड़ेगी, ये बात चेक करेगा ऑडिटर। तो ऑडिटर एडवांसेस के रिस्पेक्ट में क्या क्या चेक कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग देखकर, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस देख के आप दे रहे हो, आप जो है वो प्रॉपर अथॉरिटाइज करवाते हो, आप लोन डॉक्यूमेंट लेते हो सैंक्शन करने से पहले, सिक्योरिटी अगर लेते हो तो सिक्योरिटी को अच्छे से वैल्यू करवाते हो, फिर आप रिकॉर्ड करते वक्त अमाउंट का ध्यान रखते हो सही है, किसी को भी ड्राइंग बियॉन्ड द लिमिट्स का अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें। देन ये तो था इंटरनल कंट्रोल्स। अब एडवांस के रिस्पेक्ट में सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या है, इसके अंदर आपको चेक करना है कि लोन का मास्टर डेटा अपडेट किया जाना चाहिए सेंट्रल सॉफ्टवेयर में। आपको चेक करना है मास्टर डेटा लोन के हिसाब से क्या होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने दौर का लोन है। चेक कीजिए ईच कस्टमर और बैंक इज टैग्ड अंडर सिंगल कस्टमर आईडी, ठीक है, जिसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज उसको दी जा रही है, हर कस्टमर की एक ही आईडी होगी। ऑल लार्ज एडवांसेस मे बी एग्जामिन्ड ऑन अ सैंपल बेसिस। देखो एग्जामिन करना है बड़ी एडवांसेस को तो किसको, सबको, और एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस, लेकिन छोटे वालों को आप सैंपल बेसिस पे कर सकते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए फॉर द एमसीक्यू पर्पस। नेक्स्ट, एग्जामिन अकाउंट्स आइडेंटिफाइड टू बी ए प्रॉब्लम अकाउंट, जो अभी तक एनपीए नहीं बने पर प्रॉब्लम अकाउंट लग रहे हैं उनको एग्जामिन कीजिए। लिस्ट ले लीजिए एसएमए 1 और एसएमए 2 बोरोअर्स की बैंक से, उनसे पता लगाइए प्रॉब्लम किस अकाउंट में आने के चांस है। एग्जामिन कीजिए जिनके ऊपर एडवर्स कमेंट आया है, किसका, कॉन्करेंट ऑडिटर का, बैंक के इंटरनल इंस्पेक्शन टीम का, अगर किसी पे एडवर्स कमेंट आया है तो आप तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आपको उस पे ज्यादा ध्यान देना है। आप रीस्ट्रक्चर अकाउंट्स के बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से स्पेशल ध्यान रखेंगे। और एग्जामिन क्विक अर्ली मोर्टालिटी अकाउंट्स, इस तरीके के अकाउंट्स जो विद इन 12 मंथ्स ऑफ सैंक्शन फटाफट से एनपीए बन गए, मर गए, मोर्टालिटी हो गई उनकी, यानी कि स्लिप हो गए जल्दी से एनपीए में कब हो गए, विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट्स सैंक्शन, उनके बारे में एग्जामिन करना है। कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट चेक करनी है, अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं।
अगर बहुत गौर करने वाली बात थी तो क्या थी कि लोन के रिस्पेक्ट में सारी डिटेल्स चेक करो, हर कस्टमर की एक ही आईडी हो, एनपीए बने हैं तो ध्यान रखो, प्रॉब्लम अकाउंट्स का ध्यान रखो, 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए बन गए उनका ध्यान रखो, और अगर बैंक की इंटरनल टीम ने किसी के बारे में एडवर्स कमेंट दिए तो उनका ध्यान रख लो, ऐसा। फिर आपको दिया है रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस, तो चेक कीजिए पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स जो भी सबमिट किए बोरोवर्स ने कि वो किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन कर रहे हैं। बोरोवर की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी बोरोवर की जिसने हमसे लोन या एडवांस लिया है उसकी अभी फिलहाल कंडीशन कैसी है, वो रिव्यू रिपोर्ट्स ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑडिटर रिपोर्ट इन केस ऑफ बोरोइंग हैविंग क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम अ बैंकिंग सिस्टम बियॉन्ड अ कट ऑफ लिमिट फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक, यानी बैंक के बीओडीज ने कहीं पे बियॉन्ड जाके फैसिलिटीज दी है तो उसको चेक कर लेंगे। ऐसा था आपका ये किसके अंदर, एडवांसेस के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या क्या करना है उसके ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट one is verification of asset classification, income recognition and provision for not performing assets। इसके अंदर अपने को सीखना है कि एनपीए अगर हो गया है या क्लासिफिकेशन होने वाला है तो ऑडिटर को उसमें क्या क्या ध्यान देना है। तो इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारी आपकी कंसेप्चुअल चीजें आ चुकी है, आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इतने कंटेंट को अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद में आगे के पार्ट में मिलेंगे बैंक ऑडिट के अगले हिस्से के साथ में। सी यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।